नमस्कार, एमएच वन प्राइम के इस लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है कृषि अध्यादेश। 3 अध्यादेशों को लेकर बार बार सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि किसानों के ये हित में है, किसी किसान को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एमएसपी बरकरार रहेगी, मंडियों का वर्चस्व बरकरार रहेगा। विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहे, तमाम बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। लेकिन उसके बावजूद लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई विपक्ष भरमा रहा है? क्या वाकई संवाद ठीक से नहीं हो पाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ जुड़े हैं, किसान नेता, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अभिमन्यु जी ये बताइए कि सरकार हर स्तर पर आकर ये कह रही है कि किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। एक दूरदृष्टि की सोच वाला ये अध्यादेश है। एक एक दाना खरीदा जाएगा, एमएसपी बरकरार रहेगी, फिर दिक्कत कहां है? देखिए वरुण जी, जो देश चलता है वो संविधान और कानून से चलता है। देश नेताओं के भाषणों से नहीं चलता है। अगर सरकार की नीति और नीयत साफ है तो जो सरकार ने अध्यादेश लाए हैं उसमें एक ये बात भी जोड़ दे कि भाई किसान का जो भी सामान खरीदा जाएगा वो एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, और यदि कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीदता है तो उस व्यापारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उसको जेल में भेजा जाएगा। जो हम कह रहे हैं एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, ये सरकार उसमें ऐड कर दे, उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई सरकार जब भाषणों में इतनी सारी चीजें कह रही है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, तो ये बात लिख भी देना। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, आप मुझे ये बताइए कि कानून से देश चलता है या नेताओं के भाषणों से चलता है? मैं इसमें एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। आज के दिन हर पार्टी उस रिपोर्ट की बात करती है कि लागू करेंगे। जो विपक्ष में बैठी हुई उन पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। 2007 से 2014 तक हरियाणा में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने लागू नहीं किया 7 सालों तक। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं पहली कलम से कर दूंगा। किसानों ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उन्होंने तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया उनकी सरकार ने तो कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू ही नहीं कर सकते हैं। यानी कहना कहना कुछ और चीज होती है लेकिन करना कुछ और चीज होती है। अगर सरकार की नीति नियत साफ है तो सरकार उसमें ऐड कर दे। और देखिए, मैं दो चीजों पे हमारा ऐतराज है। पहला तो ये है कि भाई उसमें एमएसपी की बात नहीं कही गई है। दूसरा ये है, उसमें सरकार ने ये लिखा है कि भाई कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो भारत के 6.5 लाख गांवों में से किसी भी गांव में जाके किसान का सामान खरीद सकता है। और यदि किसान व व्यापारी के बीच में कोई विवाद की स्थिति हुई तो किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, किसान अधिक से अधिक एसडीएम और डीसी तक जा सकता है। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कोर्ट है वो जुडिशरी है, वो एक अलग पार्ट है सरकार से। जो डीसी और एसडीएम है वो सरकार का ही पार्ट है। तो भाई हमारा संविधान ये हर व्यक्ति को अधिकार देता है, हर भारतीय को अधिकार देता है कि भाई उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन यहाँ पे किसान को उससे भी बाहर रखा जा रहा है। और दूसरी बात, खतरनाक बात यह है कि भाई उसमें यह कहा गया है कि व्यापारी 3 दिन में किसान की पेमेंट करेगा। मान लीजिए कोई भी व्यापारी कहीं दूसरे राज्य से आके किसी किसान का सामान खरीद लेगा और उसने ये कहा कि भाई वो 3 दिन में पेमेंट करेगा, और वो सामान लेके भाग गया, उसने 3 दिन में पेमेंट नहीं की, तो किसान कहां जाएगा किसान? और अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अंतिम बात, मुझे 10 सेकंड का समय दे। देखिए अब तक क्या होता था, हम ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई एपीएमसी मंडियां हैं, उनमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, लेकिन अनेक कमियां होने के बावजूद उसमें एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात एपीएमसी मंडी की ये है कि उस एक्ट के तहत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि किसान का सामान न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाए। नए अध्यादेश के बाद सरकार अपनी उस जवाबदेही से भागना चाह रही है। ठीक है, मैं हुक्म सिंह भाटी साहब के पास चलूंगा। अब वो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखेंगे। भाटी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल वरुण जी। जी भाटी साहब, तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर अभिमन्यु जी ने पूछे हैं बतौर किसान नेता। क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों की जो शंका है वो क्यों दूर नहीं हो पाई? वरुण जी देखिए, जो ये 3 विधेयक आए हैं, इसमें सरकार ने किसान को एक ताकत देने का काम किया है। और जो पिछले 70 सालों से जिस कानून ने किसान को जकड़ रखा था, क्योंकि बार बार एक ही मांग उठती थी कि जैसे
व्यापारी अपने माल की कीमत तय करता है, उसी तरह किसान क्यों ना तय करे। तो ये इस जो विधेयक आया है, इसमें पूरी ताकत किसान को दी गई है, उसको एम्पावर्ड किया गया है, और जो एपीएमसी एक्ट था उसमें से उस प्रोविजन को हटा दिया है। इसके अलावा किसान को अपना गोडाउन बनाने की इसमें शक्तियां दी हैं, वो गोडाउन बना सकता है, स्टॉक मेंटेन कर सकता है, उसके आगे लिमिट करा सकता है, ये सब कुछ दिया है। जहां तक किसान यूनियन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी यूनियन जो जिस तरह से बातें उठा रही हैं, अगर पिछले 15 दिन का, वरुण जी, मैं रात भी डिबेट में था तो मैंने एक बात कही कि 15 दिन पहले क्या बातें उठाते थे। ये उठाते थे कि इस विधेयक में एमएसपी का वर्णन नहीं है। नंबर 2, विधेयक में ये नहीं कहा गया कि मंडी जो स्थायी रूप से उसी तरह चलेंगी या नहीं। सरकार ने एकदम से क्लियर कर दिया, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने भी अपना बयान दिया और क्लियर उन्होंने कर दिया। और उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया, बहुत सारे हमारे भाजपा के नेता बोले हैं और क्लियर कट एक बात आ गई है विभागों की तरफ से भी, एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से, कि मंडी व्यवस्था एज रहेगी, एमएसपी रहेगा। तो फिर किस बात का रौला है? आज मैं रात डिबेट में था, अब ये इशू रहा ही नहीं है, और ये इशू नहीं रहा तो विरोध क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, कहीं शंकाएं थी वरुण जी, देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 3 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें नायब सैनी जी, अपने धर्मवीर जी और विजेंद्र सिंह, उसमें 3 हमारे सांसद थे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के 3 जगहों पर अलग अलग किसान नेताओं से मिला, उनको बुलाया, इनवाइट किया, उनकी जहां जहां शंकाएं थी उन सबको लेकर के उनका जो निवारण भी किया। उसके अलावा जहां कमी कुछ नजर आई तो उनको लेकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, खुद भी उस प्रतिनिधि मंडल में था, और केंद्रीय मंत्री जी को हमने मिलकर के उन सारी शंकाओं का समाधान कराया है, उन चीजों को। देखो, हम मैं बस अपनी बात को खत्म करूंगा, बस छोटी सी बात और कहूंगा कि उसमें एक बिंदु ऐसा था कि मान लिया एक कंपनी ने किसान के साथ आकर के कांटेक्ट कर लिया, एक समझौता किया, लेकिन और बाद में वो कंपनी भाग गई, तो किसान क्या करेगा उसका? उसके लिए हमने उसमें ये प्रोविजन की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया, उन्होंने दिया कि जो व्यापारी किसान से आकर के किसी भी तरह का कांटेक्ट करता है, समझौता करता है, उसमें उसके पास कोलैटरल सिक्योरिटी होनी आवश्यक है। तो फिर कहाँ कोई रोना रह गया? केवल और केवल विपक्ष इसको मुद्दा बना करके इसको उछालना चाहता है। मुद्दे विपक्ष के पास है नहीं, आज किसानों का वो हित नहीं देखना चाहता, किसान आबाद हो। ये आपने अपना पॉइंट रखा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सारी और मेहमानों को एक बार और मौका दे दूं। नागेंद्र जी, आप सुन रहे थे सरकार की दलील और किसानों की बात, क्या लग रहा है आपको कि क्या कहीं ना कहीं संवाद में कमी रह गई? किसानों के साथ अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ हित में है उनके, तो फिर क्या कम्युनिकेशन गैप माना जाए इसको? देखिए वरुण जी, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं मूलतः हरियाणा का ही रहने वाला हूँ और मैं भी किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। एक गांव का इंसान जो होता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसको बहकाना फुसलाना बहुत आसान है। आप किसी को भी बोलेंगे, कल को मुझे भी कोई आके बोलता है कि आपका इस चीज में नुकसान हो रहा है, तो मैं पहले नुकसान का सोचूंगा, मैं फायदे का नहीं सोचूंगा। जैसा मैंने अभिमन्यु जी से सुना, अभी उनके भी कुछ पॉइंट थे इसके अंदर, कुछ भाटी साहब ने कुछ पॉइंट क्लियर किए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है जो अभी तक विपक्ष जो उठा रहा है कि एमएसपी की बात। एमएसपी के लिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वो संसद में बैठ के, बड़ी पंचायत में बैठ के क्लियर कर दिया है कि मंडी सिस्टम आज भी चलेगा, चलता रहेगा। अगर किसी को लगता है एमएसपी से नीचे कोई खरीदारी कर रहा है, वो जाके मंडी में बेच ले अपने सामान को, कौन मना करता है? उसमें तो किसी ने नहीं रोका, एमएसपी वहां पे है। अगर एमएसपी से ऊपर भाव मिलता है तो आप अपना भार बेच सकते हैं। अगर आपको ऊपर दाम मिलता है तो ये तो एक सशक्तिकरण किया जा रहा है किसान का, इसमें क्या गलती है? आप बीच में दलाली खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर कल को कोई बड़ी कंपनी आ जाती है, चाहे वो कोई आटा की कंपनी है या कोई दाल की कंपनी है,
वो आकर अगर बोलती है कि भैया आप अपना गेहूं मान लो 50 रुपए किलो बेचते हो, मैं आपसे 60 रुपए किलो लेने में तैयार हूं, तो क्या नुकसान है उसका? मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जो, हाँ जी नहीं, ठीक है, आपका पॉइंट है। विपक्ष से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्ग साहब, एक बात बताइए कि क्या ये आरोप आप पर क्यों लग रहा है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर? बेल आ रही जी। गर्ग साहब, आवाज मिल रही है मेरी? घंटी आ रही। गर्ग साहब, इधर बोलते हो तो हम लाओ। जी गर्ग साहब, सुन पा रहे हैं मुझे आप? बजरंग जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बजरंग दास जी, चलिए दोबारा उनके पास चलेंगे, एक बार फिर से जुड़ेंगे। अभिमन्यु जी, अभी आपने सुना कि अगर एमएसपी भीतर मिल रहा है तो ठीक है, बाहर कम मिल रहा है तो फिर वो भीतर जाके बेच ले, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए वरुण जी, मैंने जैसे पहले कहा, मैं एक बात को पहले फिर दोहरा दूं। जी आता हूँ बजरंग जी, आपके साथ अभिमन्यु जी बात पूरी कर लें। देखिए वरुण जी, मैंने जैसे पहले कहा, देश जो चलता है वो कानून से चलता है, वो संविधान से चलता है, वो नेताओं के भाषणों से नहीं चलता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाना चाहूंगा, आपको दो उदाहरण है बल्कि। बिहार का उदाहरण देखिए, 2006 में बिहार में यही व्यवस्था 2006 में लागू की गई थी। एपीएमसी मंडियों को समाप्त किया गया था, सरकारी खरीद बंद की गई थी, और उसका नतीजा आप देखिए, नतीजा क्या रहा है बिहार का। आज के दिन बिहार में जो मेन फसल मक्का है, मक्के का सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है, और व्यापारी मक्का खरीद रहे हैं 400 से 500 रुपया क्विंटल। तो आवाज आपकी क्लियर आई है, प्लीज। तो इस चीज को आप, आपकी आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं आऊंगा। बोलिए। वरुण जी, इस चीज को समझिए कि ये कानून 2006 में बिहार में लागू हुआ था। आज के दिन मक्का जिसका सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है, वो व्यापारी 400 से 500 रुपया क्विंटल खरीद रहे हैं। अब यही चीज जो आज ये फ्री मार्केट पॉलिसीज लागू कर रही है हमारी केंद्र सरकार, डब्ल्यूटीओ के दबाव में, गेट समझौते के दबाव में, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जब 1980 के दशक में ये नीतियां अमेरिका और यूरोप में लागू हुई थी, तो उससे पहले वहां पे किसानों को एक कृषि उत्पाद का 40% मिलता था। यानी कोई उत्पाद अगर 100 रुपए में बिकता था, तो अमेरिका और यूरोप के किसान को 40 रुपए मिलते थे। जब से अमेरिका में फ्री मार्केट पॉलिसीज लागू हुई, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आई, तो किसानों को 100 में से मात्र 15 रुपए मिलते हैं। तो आज जो ये अंबानी और अडानी जो रिलायंस स्मार्ट के नाम से जो अपना ये शुरू कर रहे हैं, ये व्यापारियों को भी खत्म कर देगा, किसानों को भी खत्म कर देगा, मजदूरों को भी खत्म कर देगा। और अंत में मैं आपको एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा। आप इस चीज को समझिए कि अमेरिका और यूरोप में जो खेती का स्टाइल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसीलिए है क्योंकि वहां पे जनसंख्या बहुत कम है और एरिया बहुत ज्यादा, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जो लैंड पॉपुलेशन रेशियो है वो एंटायरली डिफरेंट है कंपेयर टू अमेरिका और यूरोप के। आप इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ पे खेती जीवन यापन का साधन है, अमेरिका में वो एक बिजनेस है। अमेरिका में पिछले साल अमेरिका की सीनेट ने $810 बिलियन की डायरेक्ट कैश सब्सिडी की स्कीम पास की है। हमारे यहाँ पे उतनी सब्सिडी मिलती नहीं है, और सरकार जो ये कर रही है, ये गैट और डब्ल्यूटीओ के दबाव में कर रही है। बात आपको मैं साफ साफ कर देना चाहता हूं। तो अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, भाटी जी आप सीनियर हैं, भाटी जी आप सीनियर हैं, आप कानूनी प्रक्रिया को मेरे से बेहतर समझते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं, यही बातें आप अध्यादेश में डलवा दीजिए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अंतिम बात, जो ये आरोप लग रहा है कि भाई विपक्ष इस चीज को भड़का रहा है, ठीक है, विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब 5 जून 2020 को जब ये कानून आया था, तो उसी के 15 दिन के बाद से इसको पूरा समझ के मैंने बिल्कुल एक लाइन इसकी कई बार पढ़ी है, कई अखबारों में लेख आया, और किसान संगठन उस समय से मुद्दा उठा रहे हैं। जब किसान संगठन ने इस मुद्दे को पूरा हाईलाइट किया, तब विपक्ष कूद रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हमारा विपक्ष से भी कोई लेना देना नहीं है, पक्ष से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब बजरंग जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? पहले तो ये बताइए। बजरंग जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गर्ग साहब। वरुण जी, मैं एक लाइन बोल देता हूं, तब तक गर्ग साहब आएंगे। हाँ बोलिए, फिर भाटी साहब जवाब देंगे। जी बोलिए। जी बिल्कुल। हाँ जी, अभिमन्यु जी ने एक बात का जिक्र किया कि भाषण और बड़ी बड़ी बातें नेता करते हैं। साथ में उन्होंने जिक्र किया कि कानून बनाने का। मैं अभिमन्यु जी को बताना चाहता हूं, जिस बात का मैंने जिक्र किया था, हमारे जो मंत्री जी हैं नरेंद्र तोमर जी का, उन्होंने वो बात वहां पर बैठ के बोली है,
वो कोई भाषण का स्थल नहीं था, कोई मंच नहीं था। उन्होंने वहां बोली है जहां कानून बनाए जाते हैं, उन्होंने वो संसद में बैठ के बोली है। तो आज अगर एक मंत्री संसद में बैठ के बोलता है, इसका मतलब उनके जहन में ये चीज है कि कल को उस पर कानून बनेगा। अभी एक अध्यादेश 3 आए हैं, उसके ऊपर मंथन चल रहा है। और भी हमने सुना कि 3 लोगों की कमेटी बनाई बीजेपी ने, हमने वो भी सुना। भाटी जी ने एक्सप्लेन किया, मैंने पढ़ा भी कि उसके अंदर कुछ आया था कि मंडी के भाव कम होने चाहिए, फिर फीस लगानी चाहिए, फीस के रेट कम होने चाहिए, कुछ 6-7 पॉइंट उसमें थे। उस पे भी सरकार विचार कर रही है। मेरा मानना यह है, अगर मैं एक राजनीतिक तौर पे इसको देखूं, तो किसान को इसमें कोई घाटा नहीं है, किसान को इसमें फायदा है। अगर हम इस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स हम किसान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, मैं एक बात और बोलूंगा आपको, फिर आपको भी मौका मिलेगा। आपने जैसे बाहर का एग्जाम्पल दिया किसानों का, कि और आप बोल रहे कि किसान यहाँ पे खत्म हो जाएगा और सब वॉलमार्ट की तरह से रिलायंस और ये सब चलेंगे। आप एक बात बताइए, रिलायंस बेचेगा क्या? जब उत्पाद ही नहीं होगा तो बेचोगे किसको आप? और उत्पादक कौन होगा इसका? वो किसान ही होगा। किसान के बिना पैदावार कोई नहीं करेगा। कल को अगर रिलायंस भी ये काम करेगा तो रिलायंस का नाम किसान होगा। आप ये मत भूलिएगा। आप ये बात नहीं भूल सकते कि किसान को खत्म करने की स्कीम है। किसान खत्म हो गए तो फसल ही पैदा नहीं होगी, चाहे रिलायंस बेचे, चाहे मैं बेचूं, आप बेचो, कोई भी बेचो। हाँ जी, ठीक ठीक है। देखिए नागेंद्र, 1 सेकंड, गोयल जी 10 सेकंड। नागेंद्र जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। आपने शायद, मैं बड़ी माफी के साथ एक और मान सम्मान के साथ ये चीज कहना चाहूंगा, शायद आपने उस पूरे कंसेप्ट को ठीक से पढ़ा नहीं है। आप उस कंसेप्ट को देखिए। जब कल को रिलायंस खेती करेगी, जब कंपनियां खेती करेंगी, समस्या तो यही है ना कि किसान अपनी ही जमीन पे मजदूर बनेगा। आप पिछले साल का मामला भूल गए क्या, जब पेप्सी कंपनी ने किसानों पे गुजरात में 4-4 करोड़ के मुकदमे किए थे? और आप अभी का एग्जांपल देख लीजिए, आप सब हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से हूं। इस समय आमतौर पे जो गेहूं का भाव है वो 100-150 रुपए बढ़ जाता था हर बार। जैसे 1925 एमएसपी था, तो अब की बार 2050 या 2100 होना चाहिए था। अब की बार मैं आपको कितनी मंडियों का जिक्र करूं, मैं मंडी का जिक्र कर लीजिए, हमारे यहाँ की मंडी देख लीजिए, अब की बार 1400 रुपए क्विंटल में भी इस समय कोई नहीं खरीद रहा है। ये कारण क्या है? जो एक ये अध्यादेश ने जो एक ये पूरी स्थिति बना दी है कि कंफ्यूजन की जो स्थिति पैदा हो गई है, इसके कारण उसका भाव गिर गया है। आप इस चीज को समझिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया गया। भाटी साहब कह रहे थे कि इससे किसानों को फायदा होगा। अरे भाई, किसान के पास तो स्टोरेज करने की क्षमता है ही नहीं। 85% किसान हमारे देश का लघु किसान है। एवरेज लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से भी कम है। तो वो तो इस चक्कर में रहता है कब मेरी फसल तैयार हो, मैं उसको बेचूं, अपना किसान क्रेडिट कार्ड का लोन रिन्यू कराऊं, मैं अपने बाकी कर्ज उतारूं और अन्य खर्चों का इंतजाम करूं। तो वो तो स्टॉक कर ही नहीं सकता है। ये स्टॉक लिमिट हटाई गई है। एक अंतिम बात मैं बिल्कुल जोड़ना चाहूंगा, जब 2014 में मोदी सरकार पहली बार आई थी, तो इसी सरकार ने आलू और प्याज को स्टॉक लिमिट वाली लिस्ट में शामिल किया था, और अब इस सारी उसको लिमिट ही हटा रही है। यानी सरकार का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी इसको जोड़ देना, रिटर्न में लिखवा दे बिल के अंदर कि भाई एमएसपी की गारंटी दी जाती है। संसद में बात तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी कही गई है, लेकिन अब तक नहीं हुई है। तो नागेंद्र जी, आपका मैं बड़ा मान सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए चीजें जब तक धरातल पे नहीं होंगी, मैंने आपको प्रेजेंट का गेहूं की स्थिति का एग्जांपल दे दिया, जब तक धरातल पे चीजें नहीं होंगी, सुधरेंगी, तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। भाटी साहब, क्या ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं राजनेता? वरुण जी, अभी अभिमन्यु बोल रहे थे कि एक बात तो मैं इनकी तारीफ भी करूंगा कि इन्होंने एक आम किसान की जो शंका है उसको कहा है, क्योंकि वो मन मेरे में भी ये बात उठी। अभिमन्यु जी, मैं तो एक एडवोकेट हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, इस बात को समझता हूँ कि एक कानून में एक कोई चीज दी हुई हो, अगर तुमने उसको छेड़ा नहीं है, उसको बदला नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगी। इसलिए जो एमएसपी की बात है या मंडी की बात है, उसको कहीं छेड़ा ही नहीं है। लेकिन आप जिस तरह शंका आपने जाहिर की, ऐसे बहुत सारे किसानों से मिलने का मेरे को मौका मिला, किसान यूनियनों से भी हम लोग मिल रहे हैं, तो उसमें तो है वाकई वो कहते हैं कि जी इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस चीज को छेड़ा ही नहीं है तो उसमें परिवर्तन का कोई मामला ही नहीं है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की भी स्टेटमेंट पीछे भी आई है, और वो समय समय पर बोलते रहते हैं कि ये व्यवस्था एज इट इज है। और हमने तो जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें ये बात माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जी इस बात को तो बिल्कुल इंगित कर दीजिए उसमें, कि ताकि किसान को कोई कंफ्यूजन ना रहे, एमएसपी बरकरार रहेगा, मंडी बरकरार रहेंगी, जो पहली व्यवस्था है उससे कोई। अब मैं एक शंका पर आता हूँ। देखिए, कोई आधार नहीं होता, शंकाओं की कोई लिमिट नहीं होती। जब भी परिवर्तन हुआ है तो उससे समाज में एक क्रांति आई है। उदाहरण के तौर पर ये सब कुछ
मन्नू जी, और मैं पूरे किसान भाई, मेरे भाई जो सुन रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, इससे जो एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो किसानों के समूह आज तैयार हो रहे हैं, सरकार हजारों समूह तैयार कर रही है कि किसान मिलकर के खुद व्यापार कर सकें, उसकी जो है ग्रेडिंग करा सकें, पैकिंग करा सकें, अलग अलग आइटम क्षेत्र वाइज। सरकार की ये भी एक मंशा है कि क्षेत्र वाइज जो चीज वहां ज्यादा होती है उसको हम आगे लेकर के आए। एफपीओ है, कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको आगे लाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बहुत ही इसमें माकूल और उनको लाभकारी सिद्ध होने वाली है, इसलिए शंकाओं की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा वरुण जी, देखिए पहले एक ही फ्लाइट होती थी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, तो बॉम्बे का टिकट 40,000 का होता था। आज भी याद है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे यहाँ से कुछ एक टूर गया था, उसमें कुछ लोग गए थे, 35,000 रुपए टिकट था उस समय। आज बॉम्बे का टिकट कितने का है? 2700 रुपए। 2700 रुपए इसलिए हुआ कि आज प्राइवेट कंपनियां भी उस सेक्टर में है, एक नहीं अनेक कंपनियां उस सेक्टर में है। जो टेलीफोन थे वो कितने समय में मिलता था, लैंडलाइन भी 14-15 साल में टेलीफोन मिलता था, आज फोन कीजिए, फोन आपके पास है। हमेशा परिवर्तन अच्छा होता है। दूसरी बात, आप स्टॉक की बात करते हैं, कुछ लोग इस बात से भी भ्रमित कर रहे हैं कि स्टॉक की सीमाएं खोल दी, होर्डिंग हो जाएगा, बालमार्ट आ जाएगा। इस भारत जैसे देश में बालमार्ट जैसी कंपनियों के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई यहाँ पर ठीक से काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ किसी का शोषण नहीं कर सकता, और कानून में परिवर्तन के लिए हमेशा खुला है, सरकार को पावर है, कभी भी कानून में परिवर्तन करेगी। ये स्टॉक की लिमिट्स को हटा दिया गया है। इसके अलावा भी कानून अपने यहाँ पर है। मैं जीएसटी की बात करता हूँ, जीएसटी में ये क्लियर कट कहा गया है कि कोई भी आदमी एक लिमिट से ज्यादा इस तरह का कोई होर्डिंग नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आज किसान को मौका मिला है और किसान के लाभ के लिए ये सारी चीजों को ये बनाया गया है। दूसरी बात, एक किसान को संशय था कि जो इसके लिए अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एसडीएम, पहले फर्स्ट एप्लीकेशन एसडीएम को देनी थी, उसकी अपील डीसी को थी। कुछ किसान संगठनों ने शंका जाहिर की कि जी ये जो है मामला पैचअप हो सकता है। तो अभी जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने भी माना कि 2 प्रतिनिधि किसान की तरफ से, 2 प्रतिनिधि उस व्यापारी जो जिनके साथ किसान का समझौता और एक अधिकारी, 3 लोगों की ये फोरम होगी जो उस डिस्प्यूट का निदान करेगी। इसलिए कोई बात ही नहीं है, कंज्यूमर 3 लोगों की फोरम है, उसकी अपील आगे है, इसलिए कहीं भी किसी तरह शंका की नहीं है। केवल और केवल विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है। भट्टी साहब कांग्रेस पार्टी का नाम ना लेकर, भट्टी साहब अपनी गल कर तू बल न कर तू भट्टी साहब, वो कांग्रेस पार्टी सपने में कांग्रेस पार्टी दिखती है आपको। अब बजरंग सवाल का जवाब दीजिए। वरुण जी, मैं भट्टी साहब का एक जवाब देता हूँ। वरुण जी, ये भट्टी साहब बोल रहे हैं किसान को गुमराह करने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कह दिया कि हम एमएसपी से कम माल नहीं खरीदेंगे, मंडियां बंद नहीं होगी। जब केंद्रीय मंत्री कह रहा है, क्यों नहीं चौथा अध्यादेश लाकर ये बिल पास करे, किसान की जो फसल है एमएसपी पर ही खरीदेंगे और मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे। लिखने में उनको क्या तकलीफ आ रही है? ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। दूसरा, स्टॉक की बात लीजिए, आपके सामने है। ये आलू का एमएसपी 7 रुपए है। बड़ी बड़ी कंपनियां आलू का, प्याज का, धनिया का आपके सामने है। टमाटर 80 रुपए किलो है, ये ले रहे हैं किसान से 5-7 रुपए किलो। आलू ले रहे हैं 5-7 रुपए किलो, बेच रहा है 40 रुपए किलो। तोरी 50 रुपए किलो बिक रही है, गोभी 100 रुपए किलो बिक रहा है, धनिया 400 रुपए बिक रहा है। किसान को क्या देते हैं? ये बड़ी बड़ी जैसी कंपनियां ये सस्ते में किसान की फसल खरीदेंगे, औने पौने दाम में खरीद कर अपने गोदामों में स्टॉक करेंगे, उसके बाद अपने मनमर्जी रेट प्राप्त करेंगे। ये इनकी एक साजिश है सरकार की। ये तीनों अध्यादेश अंबानी और अडानी जैसे बड़े धन्ना सेठों को लाभदायक बनाने के लिए
ये योजना लागू की गई है। इससे किसान भी बर्बाद होगा, इससे आड़ती भी बर्बाद होगा। और एक हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी और कर दिया, हरियाणा के अंदर कोई भी एक प्लीज बोलिए। अभिमन्यु भी पूछ रहे थे, मैं वो सवाल ही पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आप 10 साल हरियाणा में भी रहे, आप 10 साल केंद्र में भी रहे, आप ही कुछ ऐसा कर लेते तो फिर आज ये स्थिति ना आती। हमने किया सर, वरुण जी ने किया है। आप ये देखिए, हमारे राज के 10 साल बड़े 9 साल राज रहा, आप तसल्ली कर लो। कोई किसान आंदोलन हुआ, आज इन्होंने व्यापारी मार दिए। आज प्राइवेट मंडियां क्यों बना रहे हैं जब सरकारी मंडियां हरियाणा के अंदर स्थापित है? प्राइवेट में बनवाने की क्या क्या जरूरत पड़ गई? कोई भी प्राइवेट आदमी प्राइवेट जमीन खरीदकर प्राइवेट मंडियां बना सकता है, तो सरकारी मंडियां उजड़ जाएगी। और दूसरी बात, अनाज मंडी के अंदर फसल आएगी तो मार्केट फीस लगेगी। मंडी के गेट के बाहर हो, चाहे खेत के अंदर हो, चाहे गांव में हो, तो मार्केट फीस फसल पर नहीं लगेगी। तो किसान की फसल औने पौने दाम में खरीदेंगे लोग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इजाजत दे दी, फसल जो खेतों में पैदा होगी आप अडवांस के अंदर ही उनका एग्रीमेंट करके उनका माल खरीद सकते हैं। सर गर्ग साहब, आप एक बात बताइए सर, बोलिए साहब। एक छोटी सी बात तो आपने मानी कि भाई 100 रुपए किलो गोभी बिक रही है और आदमी खरीद भी रहा है, ये तो मानते हैं ना आप। अब ये एक अध्यादेश इन्होंने निकाला है बीजेपी पार्टी ने कि भाई आप किसान अपनी गोभी को आज 7 रुपए आपने बोला उसका मूल्य आलू का, और बिक रहे 40 रुपए में। जब उसको 40 रुपए की मार्केट में वो डायरेक्ट मिला रहे हैं बीजेपी उसको, तो गलत ही क्या इसके अंदर? बुरा क्या? मेरे को नहीं लगता कोई बुराई है भाई। 7 रुपए की चीज अभी तक मंडी में बेच रहा था, वहां जाके 20 की बेच दे, 13 रुपए का तो मुनाफा है। दूसरी चीज सर, एक चीज और हाँ जी बताइए जनाब की आवाज। मैं ये समझना चाहता हूँ, अच्छा बोलिए मैं समझना चाहता हूँ। जैसे जब फसल का सीजन होता है, मैं कहूँ सर आलू का सीजन है, आलू के सीजन जब फसल की उस टाइम आलू, अच्छा सलाम दे दूं आपको, जब किसान की फसल आलू की आएगी, जब मंडी में माल बिकेगा, उस टाइम आप देखोगे आलू का दाम 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए। वही आलू जो बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठा करके अपने गोदामों में लगा देती है और फिर वो कर देती है 50 रुपए किलो। क्यों? जिस टाइम फसल आती है उस टाइम रेट डाउन, जब फसल उनकी बिक गई सारी, उसके बाद रेट अनाप शनाप आसमान को छूने लगते हैं। ये पॉलिसी है। प्याज देख लो, वरुण जी आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, फसल होती है, आलू तो किसानों ने पीपली के अंदर सड़कों पर घेर कर ट्रैक्टर ऊपर पटवा दिए थे। टमाटर जो एक सेकंड आप रुकिए, एक बार एक सेकंड अनुमति से, आप सबकी अनुमति से। देखिए, मैं जो बात उठा रहा हूं, नागेंद्र जी ने बात बोली कि किसान भी अपनी गोभी 100 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकता है। यह समस्या ये है कि किसान के पास स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, जितनी एडवांस व्यवस्था, वो एक किसान नहीं कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा छोटा सा। अगर सरकार की मंशा साफ है, केंद्र सरकार की, तो वो जो तमिलनाडु में जो उजावर संथई योजना शुरू हुई, उस मॉडल को स्टडी करें एक बार। उन्होंने क्या किया कि भाई अगर वो किसान की स्थिति सुधारना चाहते थे, तो उन्होंने 1999 में उजावर संथई मार्केट बनाई, जहां पे सिर्फ किसान आके ही अपना सामान बेच सकता है। किसान की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद ही उसको मार्केट में एंट्री कर दी जाएगी उसको। वहां पे सरकार ने किसान को फ्री में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी, फ्री में दुकानें दी, फ्री में आने जाने की व्यवस्था की, बसों में वो फ्री में आ जा सकता है, फ्री में उसको सारी मशीनें दी। और उसका एग्जाम्पल आज 20 साल बाद, 21 साल बाद हमारे सामने है। जो ओपन मार्केट है उसके मुकाबले उजावर संथई मार्केट से जुड़े हुए किसानों को अपने उत्पाद का 25% एक्स्ट्रा दाम मिल रहा है। और जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उनको ओपन मार्केट के मुकाबले 15 से 20% कम दाम में सारी चीजें मिल रही है और फ्रेश चीजें मिल रही हैं। यानी किसान को भी फायदा हुआ, ग्राहक को भी हुआ। तो नागेंद्र जी, आपकी बात देखा जाए तो आप जो कंसेप्ट के तौर पे आपकी बात सही है, मैं उसमें एतराज नहीं जता रहा हूं, लेकिन जो व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता के अनुसार, जैसा गर्ग जी ने भी कहा कि भाई किसान के पास स्टोरेज करने की क्षमता तो है ही नहीं ना, वो स्टोर कहां पे करेगा? वो बेचे तो 100 रुपए किलो में जब उसके पास स्टोर करने की क्षमता होगी। व्यवहारिक चीज ये है, किसान तो इस उसमें रहता है कि भाई अपना 5 एकड़ गेहूं बो रखा है, तो इसको तुरंत से बेचे इसको, और अपना केसीसी कार्ड का वो रिन्यू कराए उसको, लोन को। ठीक है, जवाब देना चाहते हैं। हाँ जी,
अभिमन्यु जी ऐसा है, देखिए जितने अभी आज के टाइम पे भी किसान अपने रेडों पे लेके सब्जी निकलता है, आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्रॉली में, है ना, और लोग खरीदते हैं उस चीज को। और ये चीज आज के टाइम में शहरों में इतनी सराही जा रही है कि आपको डायरेक्ट सब्जी खेत से मिल रही है जो कि ताजी है, फ्रेश है। हम क्या सब्जी स्टोर करते हैं? आलू, प्याज, और कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसको आप स्टोर कर सको। अगर मेरे को ताजी, और अगर मैं मानो फसल की भी बात करूं, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, आप एक दिन में 20 एकड़ का आलू नहीं निकाल लेते हो। आप भी क्या करते हो? आधा एकड़, 1 एकड़ की, 2 एकड़ की, 3 एकड़ की खुदाई करोगे, इक्विपमेंट लेके, जितने आपके पास प्रबंध हैं, है ना, वो लेकर आप जब मार्केट में जाते हो, आप उसको बेचते हो, तो किसान को इसमें फायदा है, नुकसान नहीं है। कंज्यूमर को ताजी सब्जी मिल रही है, उसको फायदा है, नुकसान नहीं है इसके अंदर। आप इस बात को समझिए। सरकार की जो आप मंशा बोल रहे हैं बीजेपी की, इसमें बीजेपी की मंशा पे मुझे कहीं से कोई डाउट नहीं है। मैं बजरंग साहब की भी एक बात को बड़ा करना चाहूंगा। आप 10 साल हरियाणा में रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया रहेगा। मैं आपको अभी भी, अगर मैं हरियाणा को कंपेयर करूं पंजाब से, जो का मेरा पड़ोसी राज्य है, आप उसके मूल्य और आज हरियाणा की उसके मूल्य को भी कंपेयर कर लीजिए। वहां पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे भाजपा की है। सुनो भट्टी साहब, टमाटर भी स्टोर होता है, कोई ऐसी सब्जी नहीं जहां स्टोर नहीं होती हो, हर सब्जी स्टोर होती है। सब भट्टी साहब सुनिए वरुण जी, बोलिए भाटी साहब। अभी स्टोर की बात तो देखिए, सुनिए, आज व्यवस्थाएं ये आ गई हैं, कोई भी चीज आप स्टोर कर सकते हैं। बजरंग लाल जी, आप लोगों ने व्यवस्था नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने के लिए जो है लॉन और दूसरी फैसिलिटी शुरू की है। वरुण जी, मैं जो अभिमन्यु एक शंका जाहिर कर रहे थे कि भी किसान की स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, इस विधेयक में ये भी एक प्रोविजन किया गया है कि किसान जितना माल अपना स्टोर में रखता है, स्टॉक करता है, उसके हिसाब से वो अपनी लिमिट करा सकता है। उसके अलावा जो हमारी केसीसी थी, उसको भी लिमिट बढ़ाने की जो बात जो है सरकार ने की है। और मांग पत्र में हम लोगों ने भी जो है अपना दिया था कि जी ये भी और जरा बढ़ाई जाए किसान के लिए। तो इस किसान को पावर हर तरह से, वो अपना माल नहीं बेचना चाहता, स्टॉक है तो स्टॉक के अगेंस्ट पैसे लेकर वो अपना इस्तेमाल कर सकता है, और जो ही रेट आगे बढ़ते हैं तो वो रेट बढ़ा सकते हैं। अब अच्छा, मेरा कोई लिमिट नहीं है, सरकार तो कितनी कर लीजिए। ये जो विधेयक है किसान के, वरुण जी मैं अपनी बात थोड़ी देर में समाप्त करता हूँ, मैं थोड़ी देर में ही समाप्त करता हूँ बस अपनी बात कहकर कि अब देखिए वरुण जी वरुण जी, ये भट्टी साहब गुमराह कर रहे हैं, ये सारी बात भट्टी साहब ये गलत बात पेश कर रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वरुण जी भाटी साहब मुझे सवाल पूछ दीजिए। भाटी साहब मेरा सवाल ये बात को, ठीक है, आप बात समझिए, फिर सवाल पूछता हूँ मैं, बोलिए। देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस की 15 दिन की क्लिप देखिए। एमएसपी कहाँ है, मंडी कहाँ है, मंडी खत्म कर दी, एमएसपी खत्म कर दिया, इनका पूरे के पूरा इस तरह का। भट्टी साहब आपको पता ही नहीं है, आप अंधेरे में लठ मार रहे हो, आपको यही नहीं पता मंडी की पॉलिसी क्या है। बता दो मंडी की पॉलिसी क्या है, आपको कुछ पता है? आप ऐसी बातें जो सरकार आपको लिख के दे देती है वो आप बोलने लग जाते हो। आप ये देखिए ना हालात क्या है आज मंडियों में। अच्छा, मुझे एक सवाल, आज किसान की हालात क्या है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मुझे एक सवाल पूछना है सर, वो सवाल तो की भाटी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब ये कहा जा रहा है कि ये किसान बाहर बेच सकता है, तो पहले क्या किसान मंडी से बाहर नहीं बेच सकता था? पहले कौन सी पाबंदी थी उसको? बिल्कुल वरुण जी, पहले किसान मंडी के बाहर नहीं बेच सकता था, उसको मंडी में लाना पड़ेगा, नहीं तो जहां बेच रहा है तो मार्केट फीस। नहीं, गलत बात, बिल्कुल नहीं, गलत बात। पहले भी वरुण जी बिल्कुल इजाजत थी, मंडी के बाहर कोई भी फसल, कोई भी सब्जी किसान बेच सकता था। ये वो पता ही नहीं बात का, ये गुमराह कर रहे हैं वरुण जी। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ये पहले भी फसल बेच सकता था, सब्जी बेच सकता था। ठीक है, आप सुनते नहीं है बजरंग लाल जी, ये बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के लोगों की, सुनती नहीं है। दिक्कत नहीं है, आप गुमराह मत करो, आप गलत मत बोलो। पहले किसान बेच सकता था, पहले मंडी में बाहर बेच सकता था, कोई रोक नहीं थी, कहीं भी बेच सकता था। बिकता था तो मन्नू के पास चल रहा हूँ मैं, एक सवाल मैं मन्नू से लूंगा।
वरुण जी, मैं एक जवाब वरुण जी, एक जवाब मेरा है, ये भट्टी जी के बारे में, भट्टी जी ने जो बात कही है ना, उसके बारे में एक बात नागेंद्र ने कही थी जी, अभी मुझे एक बात नागेंद्र ने कही थी कि मान लीजिए बाहर एमएसपी नहीं मिल रहा है तो मंडी के अंदर एमएसपी मिल रहा है, तो फिर आप अंदर जाके बीज लीजिए। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर मान लीजिए बाहर वो रेट नहीं मिल रहा है, इसमें होगा क्या? आप वरुण जी एक बात समझिए, जैसे मंडी के अंदर वो टैक्स लगता रहेगा 8-8.5% का, मंडी के बाहर किसी तरह का शुल्क या टैक्स नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे मंडी सिस्टम अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। जब ये 2-3 साल में ये कोलैप्स कर जाएगा, 2-3 साल में ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रंग दिखाएंगी। अब देखिए ना भाई, उसमें अगर टैक्स लगता रहेगा, एक जगह पे 8.5% टैक्स लगेगा, दूसरी जगह पे नहीं लगेगा, तो टैक्स वाली जगह कैसे सस्टेन कर पाएगी? इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है। ये नागेंद्र जी ये अभी जो अभी बीजेपी का मैंने देखा कि उन्होंने एक 3 सदस्य कमेटी का गठन किया था, उसके अंदर इसके कुछ प्रमुख बिंदु में ये एक बिंदु था कि ये फीस कम की जाए ताकि लोग बाहर की तरफ ज्यादा ना जाए और मंडियों को भी तवज्जो मिले। दूसरी चीज मैं एक और बोलना चाहूंगा इसके अंदर कि आपने क्वेश्चन किया था कि भाव कम हो जाता है, गर्ग साहब भी कह रहे हैं भाव कम हो जाता है। देखिए, एक होती है होलसेल मार्केट और एक होती है रिटेल मार्केट। कोई आदमी जब होलसेल का काम करता है तो उसका मार्जिन हमेशा कम रहता है, पर वॉल्यूम में काम करता है वो। जो आदमी रिटेल में काम करता है उसका वॉल्यूम कम रहता है पर उसके मार्जिन ज्यादा रहते हैं। ये तो अभिमन्यु जी आप सहमत होंगे शायद मेरी बात से। तो किसान को दोनों तरह का एक्सपोजर इसके अंदर है, वो होलसेलर भी बन सकता है, वो खुद रिटेलर भी बन सकता है। ज्यादा मार्जिन कमाना है वो भी उसके हाथ में, कम मार्जिन कमाना है वो भी उसके हाथ में। हाँ जी, ठीक है वरुण जी, आप 10 सेकंड का मैं समय लेना चाहूंगा। जी एक सेकंड, मैं एक तो भट्टी जी ने कहा पहले मंडी के बाहर किसान फसल नहीं बेच सकता था, सरासर गलत है। मंडी के बाहर सब्जी भी बेच सकता था, अनाज भी बेच सकता था, पूरी छूट थी कहीं भी किसी जगह। ये नहीं हरियाणा किसान पड़ोसी राज्यों में भी फसल बेच सकता था। दूसरा 3 सदस्य कमेटी की बात जो कही गई है, 3 सदस्य कमेटी किसान और आड़तियों को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई राइट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो आप। भट्टी साहब आप बोल, मैं नहीं बोला, मेरी बात सुन लो आप, मेरी बात का जवाब देना। मेरी बात सुन लो, तो 3 कमेटी बना, मेरी बात तो सुनो भट्टी साहब, जब मैं बोल रहा आप बोले, मैं नहीं बोल रहा, आप मेरी बात प्लीज सुनिए जरा। इसका श्रेय नहीं ले सकती कांग्रेस। हमने सिरे नहीं लेना, सिरे आप लो, सिरे आपने भाई को भाई से बढ़ाने का काम किया। मैं वरुण जी बताना चाहता हूँ, भट्टी साहब की आदत है जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता ना, ये उल्ट फुल्ट बोलने शुरू कर देते हैं। असली क्या है, 3 कमेटी के माध्यम से किसान नेताओं को 2 दिन पहले दिल्ली में बुलाया गया। दिल्ली में बुलाकर उनकी बात सुनने की बजाय उनका आपसी लड़ाई करा दी गई, आपसी भाईचारा खराब करा दिया गया। ये इनकी दोहरी नीति है। यहाँ तक कि शांति प्रिय किसान आंदोलन शांति प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, 10 तारीख को किसानों पर लाठीचार्ज की और उनके ऊपर ही झूठे 307 के झूठे मुकदमे किसान पर बना दिए गए। और ये अध्यादेश इतना बढ़िया होता तो किसान, आड़ती, मजदूर क्यों सड़कों पर आता, क्यों सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ता। ये तीनों अध्यादेश किसान और आड़ती मजदूरों को बर्बाद करने की एक साजिश है। साजिश के तहत ये लागू किया जा रहा है, साजिश के तहत बिल लाया गया है। एक तरफ वार्ता कर रहे हैं, 3 सदस्य कमेटी वार्ता कर रही है, दूसरी तरफ लोकसभा के अंदर बिल पेश करके उसको पास किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। वरुण जी, पार्टी साहब मेरा सवाल लीजिए आप। नहीं आप मेरे पास जो सवाल आया पहले वो लीजिए आप। आपकी सारी बात मैं चलो एक बार को मानता हूँ कि किसानों के हित में है, बरगलाया जा रहा है, तो क्या कम से कम आप ये मानेंगे कि किसानों के साथ संवाद कायम करने में कोई कमी रह गई? आप भरोसा उस स्तर पर कायम नहीं कर पाए जैसा आप बता रहे हैं कि ये बिल उनके फायदे में है, अध्यादेश उनके फायदे में है, लेकिन वैसा कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाए। वरुण जी देखिए, ऐसा किसान को सड़कों पे किसी तरह का जो है संवाद नहीं हुआ। ये संवाद चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन कहीं हुई है और इसको कांग्रेस ने बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले तो
जी मतलब झूठ बोलकर भी उसको मानते नहीं है। मैंने तो एक ही सवाल किया है कि बॉर्डर सील क्यों होते थे जब वो खुला हुआ था, तो कहीं भी माल बेचो, गलत बात है। ये नहीं बेच सकते थे, कोई उसमें ऐसी पावर नहीं थी कि एक बॉर्डर सील तो आपने करवाए हैं, भट्टी साहब भी करवा दिए बॉर्डर सील, सारे चार तो बॉर्डर सील करवा के किसान को गिरफ्तार कर लिया, यूपी के किसान को, हरियाणा के किसान को, पंजाब के सब गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को मौका दिया, उनकी जो रिकमेंड, ये कहते हैं कि कानून पास कर रहे हैं, वो अब चल रहा है। और ये जो है आज से 5 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन गया है और उसकी सारी रिकमेंडेशन बना के वो जो है केंद्रीय मंत्री जी को दी जा चुकी है। इसलिए दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात, उसकी इंक्वायरी हो रही है कि कांग्रेस के लोगों ने भीड़ में जाकर के और एक फोटो आया है जिसमें सिविल ड्रेस, कांग्रेस के पुलिस वालों ने सिविल वर्दी में किसान कुटवा दिए क्या? ये बीजेपी के गुंडेगर्दी ना करो, पुलिस के माध्यम से लाठियां चार्ज करवाते हो, झूठे पर्चे दर्ज करवाते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी घटिया बात करते हो आप लोग। जैसे क्या बड़ा करते हो आप? हमने तो काम किया है, हमने काम किया है। 10 साल में कोई आंदोलन नहीं हुआ, 10 साल में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, 10 साल में कोई व्यापारी आंदोलन नहीं हुआ। गोहाना में किसानों पर गोली कहाँ चलाई, ये कांग्रेस के समय हुआ? आप कहते हैं कोई किस किसान ने पीटा? मैं माफी चाहता हूं, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। अब अभिमन्यु अब बताएंगे। अभिमन्यु, क्या कुछ आप चाहते हैं? 40 सेकंड में अपनी बात रखिए, यहाँ से क्या संभावनाएं हैं? देखिए, हमारी स्पष्ट पहली मांग ये है, आप एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। आप ये कहिए कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी व्यापारी अगर एमएसपी से कम पे सामान खरीदेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उसको जेल में भेजा जाएगा। ये फाइन वाइन लगाने से कुछ नहीं होगा, 5,000 10,000 का फाइन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जेल में भेजने का कानून बनाइए। और ये आज की मांग नहीं है, ये बहुत सालों की मांग है। ये नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने एक तरीके से किसान के लिए सिविल कोर्ट का रास्ता आपने बंद कर दिया, उस रास्ते को आप ओपन कीजिए। ये भारत का जो संविधान है, हर भारतीय को यह अधिकार देता है कि भाई उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो सिविल कोर्ट में वो जा सकता है। और तीसरी चीज आप ये समझिए, ये स्टॉक लिमिट जो ये हटाई गई है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। और मैं एक अंतिम 2 बात ये कहना चाहूंगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले जैसलमेर का एग्जांपल देख लीजिए ना, राजस्थान के जैसलमेर में क्या हुआ। एक कंपनी ने 800 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया अंग्रेजी में। यहाँ पे किसान को हिंदी समझ नहीं आती है, वो अंग्रेजी कहां से समझेगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने पढ़ा तो इतनी खतरनाक बातें थी कि भाई कंपनी जब चाहे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, किसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता। किसान को 1 एकड़ के मिलेंगे 9400 रुपए, और जो दलाल जो उनपे कंपनी और किसान के बीच में जो सेटिंग करा रहा है उसको मिलेंगे 8,000 रुपए। और सबसे खतरनाक बात, जिस कंपनी ने 49 साल के लिए लीज ली है किसान की जमीन को, वो कंपनी उस लीज के कागजों को ही दिखा के बैंक से लोन ले सकती है। मान लीजिए वो कंपनी अगर भाग गई, वो तो किसान की जमीन तो चली गई उसमें, तो किसान क्या करेगा? तो देखिए, ये एक अंतिम लाइन में उसमें एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि भाई आप कानून में शामिल कराइए। आप उन नेताओं ने कह दिया या उन्होंने कह दिया, भाई भाटी जी मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपकी अगर नीति और नीयत साफ है तो आप अध्यादेश में ये लाइन जुड़वा दीजिए ना, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। और रही बात कांग्रेस बीजेपी की, देखिए जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो वो कुछ और बात कहती है, वो सत्ता में आ जाती है कुछ और कहती है। ना तो कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, ना भाजपा वालों ने की। ये किसान को फुटबॉल बना के दोनों अपना ये खेल रहे हैं। ये डिबेट में आके वो उस पर आरोप लगा देगा, डिबेट में आके उस पर आरोप लगा देगा। हमारी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसान का दर्द समझिए। अभी जो एनसीआरबी का डाटा आया है, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है। आप ये अगर हरियाणा में भी अगर ये तीनों अध्यादेश लागू हो गए, मैं आपको बता रहा हूं वरुण जी, बिल्कुल आखिरी बात है, अगर ये अध्यादेश हरियाणा में लागू हो गए, पूरे देश में जो ये लागू करा रहे हैं, तो महाराष्ट्र का जैसा हाल हो जाएगा हरियाणा के किसानों का, विदर्भ जैसा हाल होगा कि हर महीने सैकड़ों किसान आत्महत्या किया करेंगे यहाँ पे। तो सरकारी खरीद को आप जारी रखिए और ये अध्यादेशों को आप वापस लीजिए। ठीक है, नागेंद्र शर्मा जी आप बोलेंगे, सबसे पहले भाटी जी सबके जवाब देंगे संक्षेप में। नागेंद्र जी अपनी बात खत्म कीजिए 40 सेकंड। नहीं, मेरा बोलना यही है। मैं अभी काफी लंबी बातें हो चुकी हैं, अभिमन्यु जी ने बहुत कुछ बोला, भाटी जी ने भी पक्ष रखा एक पार्टी का, बजरंग जी ने भी रखा। जो अध्यादेश आए हैं अभी 3, ये तीनों किसानों के हक में है।
जो मांग अभिमन्यु जी ने की है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पार्टी और किसान, अगर दोनों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके साथ में सरकार खड़ी हो, कानूनी तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कि ये 3 जो मैंने उसका जिक्र किया था आपसे, जो गठन हुआ था इनका कमेटी का, उसमें भी किसान भाइयों ने रखा है इस चीज को कि अगर हमारे साथ कल को कुछ चीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो सरकार को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सरकार उसमें कानून लेकर आ रही है कि जिसमें इन्वॉल्व होके उनको बचाया जा सके। कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि जो हमारा अन्नदाता है, कोई सरकार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं चाहती कि अन्नदाता परेशान हो और उसके साथ कोई चीटिंग हो, कोई ऐसा हो। सरकारें आई गई, अभी आगे भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कानून बनते रहेंगे। कुछ कानून ऐसे भी थे जिनको हम लोग बोलते थे कि टूट ही नहीं सकते, असंभव है, परंतु इस सरकार को देखा हमने तो मुझे भी बड़ा झटका लगा कि 370 2 मिनट में तोड़ के दूर कर दी इन लोगों ने। तो कानून जब बनता है तो आप सोचिए कब 370 बनी थी, आज कब टूटी है। तो आज ये अध्यादेश आए हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इनमें संशोधन फिर होगा और उन किसानों के लिए और बेहतर चीजें की जाएंगी। अगर हमें अनाज नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि जीवन संभव रहेगा इस धरती के ऊपर। तो अन्नदाता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। बजरंग जी 40 सेकंड में बोलिए। हाँ जी बोलिए, गर्ग साहब बोलिए। वरुण जी मेरी तो एक ही मांग है भाई, ये 3 जो अध्यादेश लाई है, मैं कहूँ 3 जो अध्यादेश आए हैं उसके अंदर ये एमएसपी की गारंटी, किसान की हर फसल, सरकारी एजेंसियां हो जो प्राइवेट कंपनियां हो, एमएसपी से कम खरीद नहीं करेगी, मंडी के आड़ती के माध्यम से ही खरीद करेगी, ये गारंटी होनी चाहिए। ये चौथा अध्यादेश सरकार को लाना चाहिए, यही मांग है और कोई डिस्प्यूट किसी प्रकार का नहीं है। सरकार बरगलाने का काम कर रही है। ये अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे, या 3 पुराने अध्यादेश है या उसी के अंदर ये लाइन ऐड करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर लिखित गारंटी जरूर होनी चाहिए। जो जुबानी बात कुछ नहीं होती, जब लिखित के अंदर जब 3 अध्यादेश जारी हुए हैं तो उसके अंदर ये लाइन जरूर डलनी चाहिए। यही किसान की मांग है, यही आड़ती की मांग है, यही मजदूर की मांग। भाटी साहब सबको आपने सुन लिया, जवाब दे दीजिए संक्षेप में। जी 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 वरुण जी, देखिए एक तो मैं अभिमन्यु जी की बात का इस बात से थोड़ा सा उनको जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं की भारतीय देखिए पहली बात तो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो केवल एक बिंदु का नाम नहीं है, केवल एक ही चीज नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट मान लिया उसको लाभकारी मूल्य मिले या दोगुना मूल्य मिले। भारतीय जनता पार्टी ने तो दोगुना जो है देने की भी बात करी है और उसी के लिए सारी अध्यादेश पे आ जाओ, अध्यादेश ले आओ। स्वामीनाथन रिपोर्ट का एक हिस्सा है, उसमें तो टेल तक पानी पहुंचाने की बात भी है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छे बीज की बात है, समय पर खाद, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छे रेट्स दिए हैं, गन्ने का रेट केवल और केवल साहब गन्ना बाद में चूस लेंगे, पहला वो अध्यादेश का क्लियर कर दो आप। जो अध्यादेश की जो बात मुद्दा उठाया गया है उसको आप रिटर्न में लाओगे नहीं लाओगे, रिटर्न में गारंटी दोगे नहीं हो जाओगे। जी सुन लीजिए, उसको आपको उसको लागू करने की बात है, बात कहीं और गन्ने के ऊपर नहीं। जो सरकार को लगता है कि कहीं सिविल कोर्ट के चक्कर में किसान को तो पैसा उसी समय चाहिए, कहीं सिविल कोर्ट के चक्कर में जैसे केस सालों 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 चलते रहते हैं, कहीं वो ना हो जाए। देखिए ये शंका से उसको दूर रखा गया है, इसलिए भावना तो बिल्कुल ठीक है आपकी अभिमन्यु जी। मैं तो कंज्यूमर केसेज करता हूँ, 90 दिन में निपटारा होना चाहिए, एक्ट में लिखा है। उसके 10-10 साल में निपटारे हो रहे हैं कंज्यूमर केसेज के, तो बड़े छोटे भी होते हैं और बड़े केसेज भी, केस दोनों है। भट्टी साहब एसडीएम का डीएम की क्या पावर है, सरकार से बाहर चल जाए। वरुण जी से मुझे पूछ लो, एसडीएम के पास कोई पावर है क्या सरकार। दूसरी बात है भाई स्टॉक की सीमा, होल्डिंग की बात है। देखिए तब्दीली लाई जा सकती है, कभी भी अमेंडमेंट हो सकती है। बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं हम, 5 बार उस एक्ट को अमेंड कर दिया गया है। 1987 से लेकर आज तक 87 का कानून था, वो 5 बार अमेंडमेंट हुई है और आज इतना रिफाइंड कानून बन चुका है वो, जिसकी कोई हद नहीं, जिसके परिणाम अभी दिखाई हो जाएंगे। इसलिए वरुण जी किसान के फेवर में बहुत कुछ हुआ है, कहीं कमी रह गई है। वरुण जी इन्होंने 3 अध्यादेश का जवाब नहीं दिया। वरुण जी जो जवाब दे वक्त
नहीं है सर। मैं तो सर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अभिमन्यु जी और हुकुम सिंह भाटी साहब, आपके कपड़ों का रंग मिल रहा है आज। ऐसे दिल भी मिल जाए तो बेहतर है चीजें और नहीं, दिल मिले हैं वरुण जी। भारतीय जनता पार्टी की रंग हमेशा किसान के साथ है, किसान का दिल भारतीय बेहतर हो। किसानों की जो समस्याएं हैं, इसलिए बिल्कुल रंग मिले हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। शंकाएं हैं उनको भविष्य को लेकर, वो शंकाएं एड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा अन्नदाता सुखी भव, तो उस बात पर हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।